हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंतर्गत 24 क्लास हमारी चल रही है, जिसमें संज्ञान और संवेग दोनों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने अभी पिछली वीडियो या फिर आपने कुछ भी नहीं ऐसी वीडियो नहीं देखी है जो बाल विकास और गणित से रिलेटेड हो, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सीधे वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक जो है यह विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रतियोगिता या फिर विभिन्न प्रकार की BEd DEd या जो भी प्रकार का शिक्षण प्रक्रिया रहती है उसमें महत्वपूर्ण लाभदायक है। तो आइए हम चलते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। यहाँ पर देखिए, पहले हम संज्ञान समझेंगे। संज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो संज्ञान की बात करें हम, तो संज्ञान को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि संज्ञान होता क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर संज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो संज्ञान है इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। देखिए, सम और फिर दूसरा है ज्ञान, ठीक। सम का तात्पर्य क्या है? सम का मतलब ये होता है कि आपको कुछ जोड़ना होता है, ठीक है, जोड़ना होता है, या फिर इसको हम संगठन कर लेंगे, ठीक। और ज्ञान को हम क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो संज्ञान रहता है वह संज्ञान जानकारियों को एकत्र करता है, ठीक। इस प्रकार का इसका अर्थ है, ठीक है। अब देखिए, जो बालक रहता है वो बालक किस प्रकार से करता है, जैसे कि जो बालक रहता है उसकी मानसिक प्रक्रिया रहती है, ठीक। हम इस प्रकार का एक बालक का चित्र बना देंगे। अभी जो बालक है ये एक मानसिक प्रक्रिया रहती है, इसकी जो मस्तिष्क के आधार पर यहाँ पर रहती है, ठीक है। और ये जो क्रिया रहती है जैविक रहती है, ठीक है। जैविक आधार पर यह क्रिया चलती रहती है। और संज्ञान एक ऐसी चीज़ है, किसी भी नई चीज़ को या अपने अनुभव के आधार पर कुछ जानना होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब देखिए, संज्ञान जो है, संज्ञान शब्द कहाँ से आया गया है, तो हम यह देखेंगे। संज्ञान को हमने लैटिन भाषा से में देखा गया है, ठीक है। लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसमें इसको हम थोड़ा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक बार और बता देता हूँ। देखो, संज्ञान रहता है, संज्ञान को दो भाग में बांटते हैं हम, इसमें सम और ज्ञान रहता है, ठीक है। सम का तात्पर्य ये रहता है कि आपको कोई भी वस्तु जोड़ना है, एकत्र करना है। और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, ठीक। तो इसका अर्थ क्या होता है? जानकारी को एकत्र करना, ठीक। और लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? तो कॉन्गोन आंसर है, ठीक है, कॉन्गोन आंसर। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जैविक जो मानसिक क्रिया रहती है, जैविक के आधार पर, जिसमें बालक के मस्तिष्क में क्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो हमने नॉर्मल जाना है, अब हम यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से जानेंगे। थ्योरी में क्या होता है, देखिए, इसमें लिखा गया है कि वह मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो हमने देखा है कि मानसिक प्रक्रिया है, मस्तिष्क के आधार पर चलती है, जिसके द्वारा ज्ञान का अर्जन होता है, ठीक है। एक मस्तिष्क क्रिया रहती है मानसिक प्रकार से, वह ऐसी क्रिया होती है जो ज्ञान का अर्जन होता है, ठीक है। वहाँ पर ज्ञान का अर्जन होता है, उसको हम संज्ञान कहते हैं, ठीक है। संज्ञान का तात्पर्य सीधे सीधे तरीके से जो मानसिक मस्तिष्क में हमारी जो क्रिया चलती है उससे ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वह संज्ञान कहलाता है। अगला देखिए, मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, ठीक है, जैसे कि ये बालक है, ये एक ऐसे परिवेश में धार्मिकता के आधार पर जो परिवेश है उसमें रहता है, उसमें उपस्थित वस्तु है, ठीक है। उसमें उपस्थित वस्तु कैसे, जैसे कि मान लीजिए गाय है, ठीक। गाय के बाद में क्या है? पालतू पशु है, विभिन्न प्रकार के, ठीक। इस आधार पर वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, ठीक है। क्या हो रहा है? वस्तुएं बताई गई है, व्यक्ति बताए गए, घटना बताए के प्रति जानकारी संज्ञान है, ठीक है। इनके बारे में जानकारी रखना संज्ञान है। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि एक जो परिभाषाएं दी गई है 3 प्रकार से। वेबस्टर ने कहा है कि जो जानकारी है, ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण है, इनको मिलाकर संज्ञान कहा गया है, ठीक है। जैसे जानकारी तो हम इकट्ठा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप जान रहे हैं, तो वह क्या कर रहे हो? वह संज्ञान कर रहे हो, ठीक है। उस चीज़ का आप संज्ञान दे रहे हो, है ना। अगला हम देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इन्होंने क्या कहा है कि विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित होता है उसको भी हम संज्ञान कहते हैं, ठीक है। सभी जो यहाँ पर बता रहे, वह सब यही बता रहे कि आपके मस्तिष्क से जो चीज़ निकलती है ना, जो आप प्राप्त करते हैं, वह संज्ञान के आधार पर आती है। अब जो हिलगार्डन ने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समझ व धारणा अर्जित की है वह संज्ञान है, ठीक है। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ आपको भी है।
देखो, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने स्वयं के द्वारा, ठीक है, संज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के आधार पर है ना, खुद के बारे में जानता है, ठीक है, या कुछ जानकारी ऐसे एकत्र करता है जिससे उसको उपलब्ध हो या फिर उसको उसका प्राप्त हो, ठीक है, जैसे स्वयं अपने बारे में जानना या फिर पर्यावरण के बारे में, ठीक है, दो प्रकार से जानता है। इसमें क्या होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और समझ और धारणा होना चाहिए, ठीक है, उनको सब वह अर्जित करता है ना। संज्ञान जो है वो एक अर्जित है, ठीक है, जन्मजात नहीं है, क्योंकि जन्म से तो कोई बालक जान नहीं सकता है, ठीक है, वो अर्जित है, वो पहले प्राप्त करेगा फिर उसको जानेगा, ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञान है। अब देखिए विशेषताएं बताई गई कि संज्ञान की विशेषताएं किस किस आधार पर रहती है। देखिए संज्ञान क्या है, यहाँ पर विकासात्मक प्रक्रिया रहती है, ठीक है, जो संज्ञान रहता है, अगर आप एक जानकारी एकत्र करेंगे किसी विषय के बारे में तो वहाँ पर विकासात्मक प्रक्रिया रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको धनात्मक रूप से जानकारी मिलती है, ऋणात्मक रूप से नहीं मिलती है, ठीक है। अर्जित योग्यता है, ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि ये जन्मजात नहीं है, अर्जित योग्यता है। अर्जित योग्यता इस आधार पर है कि आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 साल का बालक है, ठीक है, 5 वर्ष का ये बालक है। अब इस बालक को आपने खाना खाते सिखाया गया है, ठीक है, कि एक बालक है उसको खाना खाते सिखाया गया, तो बेटा आपको चम्मच से खाना खाना है, ठीक है, हाथ से नहीं खाना है, कांटों का प्रयोग करना है, ठीक है, तो वह क्या कर रहा है, वो उन चीज़ों को जान रहा है, उस चीज़ों का संज्ञान ले रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे प्रतीक का प्रयोग, ठीक है, प्रतीक का उपयोग ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप पहले वस्तु को बता देंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम पेन समझ लेते हैं, जैसे कि ये पेन है, आपने पेन देख लिया है, किसी बालक ने पेन देख लिया है, अब जब भी उसके सामने पेन का नाम देंगे तो उसके मस्तिष्क में एक प्रतिक्रिया हो जाएगी, उसको प्रतीक बन जाएगा कि हाँ पेन इस प्रकार का रहता है, ठीक है। अगला समझेंगे हम तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो रहता है तर्क के आधार पर रहता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 5 पेन बताए गए, तो जो बालक रहेगा वह सोचने लग जाएगा 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार के 5 पेन होते हैं, चिंतन करता है इस प्रकार से। अब देखो बौद्धिक योग्यता की बात करें तो हमने बुद्धि का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप बुद्धि का चैप्टर जाकर वहाँ पर सीधा पढ़ सकते हैं, उसमें हमने डीपली समझाया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि संज्ञान जो है वो बौद्धिक योग्यता का आधार पर रहता है, ठीक है। कोई बालक जल्दी सीख लेता है, कोई बालक धीरे धीरे सीखता है, जैसे कुशाग्र बुद्धि का जो बालक रहता है वह जल्दी जल्दी सीखता है, ठीक है, उनके सामने अब एक बार क्रिया दोहराएंगे, ठीक है, एक बार क्रिया बताएंगे तो वो बालक सीख लेगा, परंतु मंद बुद्धि का जो बालक रहेगा वो उसको 2-3 बार में सीखता है, तो इस प्रकार की बौद्धिक योग्यता भी विशेषता में आती है। अगला हम संज्ञानात्मक संरचना परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। अब जो संज्ञान रहता है वह स्थिर नहीं रहता है, वह परिवर्तनशील रहता है, ठीक है, थोड़ी देर में वह परिवर्तित हो जाती है, उसकी जो संरचना रहती है वह थोड़ी देर में बदल जाती है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो यह किसने दिया गया है, ठीक है, 4 प्रकार से बताया था हमने, उसको सिद्धांत में देखा है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अलावा चिंतन की बात आ रही है, कल्पना की बात आ रही है, स्मृति की बात आ रही है और पूर्व अनुभव का योगदान होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक बालक जो सोच रहा है, ठीक है, तो वो चिंतन कर रहा है, ठीक है, चिंतन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है हमने, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जब वो बालक को सोचता है या जानकारी प्राप्त करता है तो वह चिंतन करता है, ठीक है। कल्पना भी करता है, कल्पना कैसे करता है कि जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे IAS की तैयारी करना है, ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं कलेक्टर बन जाऊँगा, ठीक है, तो इस आधार पर आप कल्पना करते हैं, ठीक है, जानकारी एकत्र करने के लिए। अब आपकी स्मृति मेमोरी भी जरूरी होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक, अब थोड़े दिन बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी स्मृति भी थोड़ा अच्छी होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था उस आधार पर जो प्रश्न बन रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमने याद रखा था अच्छे से, इस आधार पर भी आप एकत्र जानकारी करते हैं। इसके अलावा पूर्व अनुभव की बातें, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं पिछले कम से कम 10 महीनों से ज़्यादा से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, सर बिना रुके, तो मुझे पूर्व अनुभव हो गया है बाल विकास का, तो मैं पेडोलॉजी और बाल विकास के अलावा बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे पूर्व अनुभव है, ये आधार पर संज्ञान हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने विशेषताएं देखी थी, अब इसके अलावा यहाँ पर प्रभावित कारक देख रहे हैं, ठीक है, जो एक संज्ञान रहता है उसको कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वंशानुक्रम को देखेंगे, वंशानुक्रम का टॉपिक हमने बनाया गया है और वातावरण का भी बनाया गया है, तो आप वहाँ जाकर आप सीधे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन सब के वहाँ पर बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर। तो यहाँ पर देखो वंशानुक्रम जो रहता है संज्ञान को किस प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि मान लीजिए एक बालक रहता है, ठीक है, अब वह क्या रहता है अनुवांशिक के आधार पर रहता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये बालक है, अब यह बालक वंशानुक्रम में अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि इसकी बौद्धिक योग्यता अगर अच्छी है माता पिता की तो वह अच्छा सीखेगा, परंतु अगर बौद्धिक योग्यता इसकी कम है, मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि माता पिता है, तो इस आधार पर भी प्रभावित होता है संज्ञान। इसके अलावा वातावरण की बात करें तो देखिए जो समाज रहता है, परिवार रहता है, उसका वातावरण अच्छा रहेगा, अच्छे प्रकार से रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा,
बालक अच्छे से सीखेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद में जो बुरे चीज़ें रहती है उस सब सीखेगा। इस आधार पर भी वातावरण प्रभावित करता है। अब देखो लिंग की बात करते हैं तो हमने कभी देखा नहीं है कि लिंग संज्ञान के मामले में प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए जो बालक रहता है वो भी एकत्र करता है जानकारी और जो बालिका रहती है वो भी एकत्र करते हैं जानकारी, ठीक है। तो इस आधार पर कोई प्रभावित नहीं होता है, परंतु कुछ कुछ रूढ़िवादी जो परंपराएं रहती है, सामाजिक समस्या रहती है, उस आधार पर भी संज्ञान जो रहता है, जानकारी एकत्र करना रहता है, वो भी प्रभावित होता रहता है, ठीक है। अब आयु की बात करें तो देखिए अगर बालक की जो आयु परिपक्व हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 वर्ष के बालक को हम अगर थोड़ी देर के लिए सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, अंग्रेजी में सेंटेंस पढ़ाएंगे तो वो बालक नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बौद्धिक योग्यता रहती है, मानसिक स्थिति रहती है और जो आयु रहती है वह परिपक्व नहीं हुई है। परंतु आप कम से कम 10 वर्ष से ऊपर के बालक को अगर सेंटेंस का थोड़ा भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आयु डिफाइन कर देती है, क्योंकि वो जानकारी एकत्र करना सीख जाता है, ठीक। अगला देखेंगे हम शिक्षा की बात है। देखिए जो शिक्षा रहती है, शिक्षा क्या रहती है? एजुकेशन रहती है, ठीक है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब है कि अंदर या बाहर, ठीक, इस प्रकार की समस्त जानकारी एकत्र करना, तो यह भी संज्ञान को प्रभावित करती है। अब देखिए जनसंचार माध्यम की बात आ रही है, तो देखिए अभी आज के टाइम पे जो विद्यालय चल रहा है वह वहाँ पर सहायक सामग्री जो रहती है वो जनसंचार के माध्यम से, जैसे रेडियो है, ठीक है, मोबाइल है, या फिर लैपटॉप है, या फिर ऐसा टैब है जिससे प्रकार से बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो इस जो जानकारी बालक एकत्र करते हैं उस आधार पर भी जनसंचार माध्यम भी वहाँ पर प्रभावित होता रहता है। तो ये हमारा जो संज्ञान था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको इस पर थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम संवेग अब देखें, अगला देखेंगे हम, अभी हमने संज्ञान देखा था, इसी आधार पर अब संवेग देखेंगे। संवेग क्या होते हैं? देखिए संवेग जो रहता है उसको हम थोड़ा यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे संवेग की बात कही गई है तो संवेग को के अंतर्गत हम देखिए अंग्रेजी जो भाषा रहती है उसमें हम संवेग को इमोशन कहते हैं, ठीक है, और लैटिन भाषा में इसको हम इमोवेयर कहते हैं, ठीक है। तो जो यह संवेग है यह लैटिन भाषा में आया हुआ है और संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित होना, ठीक है, उत्तेजित होना संवेग का अर्थ है। अब परिभाषा देखेंगे, परिभाषा में कहा गया है कि देखिए संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना। इसे हम शारीरिक परिवर्तन कहेंगे, ये अनुभव भी जान सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति रहता है, बालक रहता है, उसका जो व्यवहार रहता है शारीरिक रूप से, उस आधार पर पहचान कर हम संवेग का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर जो परिभाषा है कि वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है, इतना ही है। रास ने क्या कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ठीक है। क्या कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। अब जर्नशिल्ड ने क्या कहा है, किसी भी प्रकार के जो भाव रहते हैं, ठीक है, भाव आना, भड़क उठना तथा उत्तेजित होने की दशा को संवेग कहते हैं, ठीक है। आपको परिभाषा याद करने के लिए थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको परिभाषा याद हो जाएगी। अब हम विशेषताएं देखेंगे, देखिए जो संवेग रहता है, ठीक है। जैसे मान ये जो बालक है, इस बालक के आधार पर हम यहाँ पर परिभाषा समझेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बालक है, अब ये बालक में जो संवेग आ रहा है तो वो शीघ्र रूप से आता है, ठीक है, शीघ्र रूप से आता है और तीव्रता के साथ में आता है, ठीक है। ये संवेग के आधार पर आप जिससे परिवर्तनशील की बात हो रही है, जो शरीर रहता है इसका बाहरी और ये अंदर रहता है, ठीक है, अंदर की बात है, अंदर और बाहर से जो रहता है संवेग वह परिवर्तनशील रहता है, मतलब एक जगह नहीं रहता। किसी बालक को सुख आता है तो दुख भी आता है और दुख आता है तो सुख भी आता है, ठीक है। और व्यापकता की बात करें तो संवेग एक व्यापक रूप से रहता है, क्योंकि इसका व्यवहार बदलना रहता है। जैसे कोई बालक रहता है उसका व्यवहार बदल जाता है अचानक से, जैसे मान लो कोई रो रहा है और रोते रोते वह क्रोध आ जाता है उसको, ठीक है, तो क्रोध आ जाता है तो वो कुछ वस्तु फेंकता है, तोड़ता है ना, इस प्रकार से व्यापकता होती है। अब देखेंगे विचार शक्ति की बात हो रही है कि जो संज्ञान रहता है, तो संज्ञान में जब जो संवेग रहता है, संवेग में जब भी ऐसा संवेग कुछ जैसे नकारात्मक रूप से रहता है, सकारात्मक रूप से रहता है, तो जब विचार करने की जो शक्ति रहती है उसका लोप हो जाता है, मतलब जो विचार शक्ति रहती है वह पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। इस प्रकार का संवेग रहता है। इसके अलावा क्षणिक अस्थायी रहती है, ठीक है, जो संवेग रहता है वह थोड़े देर के रहता है परंतु अस्थायी रहता है, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। जटिल दशा रहती है, ठीक है, जैसे कि कोई संवेग ऐसे रहते हैं जो नकारात्मक रूप से रहते हैं तो वो जटिल दशा के रूप में रहते हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है उसको प्रभावित करता है, इस आधार पर
विशेषताएं संवेग की दी गई है। अब जो संवेग है उसको दो आधार पर हम बांट सकते हैं। देखिए, एक संवेग रहता है सकारात्मक रूप से, ठीक। अब इसमें सकारात्मक रूप से इस प्रकार से रहता है कि जो बालक रहता है, ठीक है, ये जो बालक रहता है, इस बालक में क्या रहता है कि वह स्वयं या फिर दूसरों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। उसको हम सकारात्मक बोलते हैं। जैसे मान लो सुख होना है ना, सुख के बाद में क्या होता है, दया होना, स्नेह होना और हर्ष होना, ठीक है। इस प्रकार का जो संवेग रहता है वह किसी भी व्यक्ति को या स्वयं को प्रभावित नहीं करते और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सकारात्मक संवेग रहता है। एक नकारात्मक रहता है, ठीक। नकारात्मक संवेग रहता है तो उसमें क्या रहता है कि नकारात्मक संवेग में स्वयं या फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें कौन कौन से संवेग आते हैं, एक क्रोध आता है, एक ईर्ष्या आती है, ठीक है, या इसके बाद में भय आता है या फिर घृणा आती है, ठीक। इस प्रकार के जो संवेग रहते हैं वह व्यक्ति को खुद को या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस आधार पर संवेग रहता है, ठीक है। संवेग क्या होता है, संवेग शब्द आप अब संवेगों की संख्या से कहेंगे, ठीक है। जो संवेग रहता है उसके अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो रहते हैं उन्होंने कितनी संख्या बताई है। देखिए, जो भारतीय विद्वान रहते हैं, ठीक है, जो भारतीय ऋषि मुनि रहते हैं या भारतीय विद्वान रहते हैं, उन्होंने संवेग की संख्या दो प्रकार से बताई है, ठीक है। दो प्रकार से, किस प्रकार से बताई है, जिसमें ऋणात्मक रूप रहता है, देशात्मक रूप रहता है, ठीक है। ऋणात्मक रूप या सकारात्मक और देशात्मक रूप मतलब नकारात्मक। अब विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स ने भी दो प्रकार बताए संवेग के, जिसमें एक स्थूल बताया है और एक सूक्ष्म बताया है, ठीक है। स्थूल मतलब थोड़ा बड़ा आकार और सूक्ष्म मतलब छोटा सा। इसके अलावा सिगमंड जो फ्रायड है, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है। आप टॉपिक जाकर देख, सिगमंड फ्रायड ने बताया, सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि संवेग जो रहते हैं वह दो प्रकार के रहते हैं, एक जीवन के आधार पर, एक मृत्यु के आधार पर। इस प्रकार से दो रहते हैं, ठीक। अब जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या की गई है। अब बुद्धि चैप्टर देख सकते हैं, उसमें गिलफोर्ड ने बताया गया है। यहाँ पर भी तीन प्रकार से बताया है, देखिए, प्राथमिक है, एक गौण और कृत्रिम है, ठीक। प्राथमिक रूप से एक मतलब प्राकृतिक रूप से जो संवेग रहते हैं वह गौण रहते हैं, जो मुख्य रहते हैं वह, और कृत्रिम जो रहते हैं वह अचानक से, जो कृत्रिम मतलब अचानक से पैदा हो जाते हैं वो, ठीक है। इस प्रकार से गिलफोर्ड ने संवेग को तीन प्रकार से बताया गया है। और जो जेबी वाटसन ने कहा गया है कि भाई इन्होंने भी तीन प्रकार से बताया, परंतु इन्होंने संवेग को प्राथमिक रूप से बताया कि प्राथमिक आधार पर रहते हैं, ठीक है। प्राथमिक रूप से मतलब इसमें किसी भी बालक में आप भय भी देख सकते हैं, प्रेम भी देख सकते हैं, क्रोध भी देख सकते हैं, ठीक है, आधार पर रहता है। और जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस आधार पर चार प्रकार से बताया गया है, जैसे भय, प्रेम, क्रोध और कष्ट। इस प्रकार से संवेग बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा गेट्स ने कहा है कितने प्रकार से, पांच प्रकार से संवेग को बताया गया है, ठीक है, जिसमें कितना भय, प्रेम, क्रोध, दया और कामुकता, ठीक। सभी में सेम है, बस बढ़ रहे, आपको याद रखना है कितने बताए हैं संवेग से कितने, ठीक है। अब देखिए, वुडवर्थ ने संवेगों की संख्या 24 बताई है, ठीक है। इन्हें संवेग का उपजनक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उपजनक कहते हैं, ठीक है। इन्होंने संवेग 24 प्रकार से बताए गए हैं वुडवर्थ ने। और मैक्डूगल की बात करें तो मैक्डूगल ने संवेग की संख्या 14 बताई है, ठीक है, जो सर्वमान्य है, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न ऐसा बनता है कि जो मैक्डूगल है उन्होंने संवेग की संख्या कितनी बताई है, तो 14 बताई गई है, और यह सर्वमान्य रहते हैं, और यह ही क्या है, संवेग के जनक है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है संवेग। अब हम संवेग और उसकी जो मूल प्रवृत्ति रहती है, वाले पेज पे हम देखेंगे संवेग की जो प्रवृत्तियां रहती है, ठीक है। जैसे संवेग रहता है उसके आधार पर कौन सी मूल प्रवृत्तियां रहती है वह देखेंगे। मैक्डूगल ने 14 बताई गई है, 14 ही सर्वमान्य है, और 14 के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखो, मूल प्रवृत्ति की देखेंगे, जो मूल प्रवृत्ति देखिए, अधीनता कर रहेगी, ठीक है। अगर अधीनता का संवेग आता है तो दैन्य हो जाते हैं बालक, ठीक है। अगर अधिकार की आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन है ना, आप इस पर आपको अधिकार का संवेग आया है, ठीक है, तो आपने संग्रह कर लिया, इसको रख लिया। इसके बाद आमोद की बात आ रही है, तो आमोद होता है तो हौस आता है, हास मतलब कमी हो रहा। इसके अलावा आश्चर्य की बात हो रही है, किसी को आश्चर्य होता है तो जानने की जिज्ञासा हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपने वह देखी है बाहुबली में देखा है कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, क्यों, क्योंकि आपको आश्चर्य हुआ, तो आश्चर्य होगा तो आपको जानने की जिज्ञासा हो गई है। इसके अलावा कष्ट और करुणा, अगर आपको कष्ट होता है, ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए आप किसी ने झटा खींच के मार दिया है तो आपको कष्ट हुआ, करुण हुआ।
तो आपको वेदना हुई, संवेदना हुई है ना, ठीक है। और अगर किसी को क्रोध आता है तो वियुत्सा आती है और युद्ध प्रिय आती है, युद्ध प्रियता आती है ना, लड़ने की। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है तो वह लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, तो युद्ध प्रियता होती है। अब देखिए कृतिभाव की बात करें हम, तो कृतिभाव से क्या होता है कि अगर आपको जैसे कि लिखने के लिए कहा गया तो आप रचना करेंगे या फिर सृजन करेंगे, किसी चीज का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब जो कामुकता आती है तो कामुकता के बाद में क्या आता है, मूल प्रवृत्ति क्या रहती है, काम प्रवृत्ति। जय श्री राम। इसके अलावा अगर किसी को भय आता है ना, किसी को अगर डर लगता है तो वो वहां से पलायन करता है, भाग जाता है मतलब। इसके अलावा किसी को भूख लगती है तो क्या होता है, भोजन का प्राप्त करना होता है। किसी को अगर भूख लगती है तो क्या होता है, भूख लगती है तो भोजन को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, ये रहता है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे घृणा होती है, किसी को ईर्ष्या होती है ना, घृणा होती है तो क्या होता है, अप्रियता होती है और निवृत्ति हो जाती है, ठीक। अब किसी में वात्सल्य प्रेम होता है तो वह शिशु को प्रति प्रेम जाहिर करता है या वात्सल्य का रहता है। देखो एकांकी बात, अगर कोई बालक एकांकी रहता है तो वह सभी के बीच में जाना चाहता है, तो वह सभी रहता है जो सामूहिकता को। अब श्रेष्ठ की भावना है, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूँ तो वह क्या हो रहा है, आत्म प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक जो वाक्य है, यह वाक्य IMP है, इसमें हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि जो मानव रहता है उसका सर्वश्रेष्ठ और पहला जो संवेग रहता है वह क्या रहता है, तो वह भय रहता है। जब बालक जन्म रहता है तो उसमें भय उत्पन्न होता है, भय का संवेग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमारा संवेग और संज्ञान का टॉपिक था। अब हम 5 जो प्रश्न है हमारे मेन, उसको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिए। अब प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न को देख रहे हैं हम। प्रश्न में बताया गया है कि देखो किसी जो बालक है उसमें संवेग आवश्यक है। संवेग क्यों आवश्यक है ना, तो देखो बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया होती है। अगला है बालक की उद्दीपक अवस्था, जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। इसके अलावा बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। और अगला बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट की बात कही गई, तो संवेग में क्यों रहता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो मेन है वह ये रहेगा उद्दीपक अवस्था रहती है, ठीक है। जब भी उद्दीपन मिलता है तो किसके संदर्भ में अनुक्रिया व्यक्त करता है ना, तो इस आधार पर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ना, ये कथन है। अब ये कथन हमने देखा था, किसने दिया है, वुडवर्थ ने, जर्सिल्ड ने, ट्रेवर ने या स्किनर ने, ठीक है। तो यह वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग जो रहती है वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हम बताएगा पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता होती है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि संवेग जो रहता है वह ज़्यादा है कि बराबर है कि कम है ना। तो हम यहाँ देखेंगे संवेग जो रहता है वह पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग कम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न देखेंगे संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है। देखिए संवेग के अलग अलग मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई कितनी है। तो यहाँ पर जो संवेग रहते हैं उनको हमने 14 प्रकार से देखा था, ठीक। तो 14 प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न, ज्ञानवादी पद्धति के प्रेरणा निम्न में से कौन है, ठीक है। दो बता रहे हैं, हॉलैंड और कोहलर है, स्किनर पियाजे और बुनर है, और कोहलर और स्किनर है ना। संज्ञानवादी की बात करी तो संज्ञानवादी ने देखो पियाजे ने संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया गया था, तो स्किनर भी और पियाजे और बुनर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें से पियाजे और बुनर ने बताया था संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे आखिरी, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है ना। आप संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व बता रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, भय की दशा उपस्थिति करने में होती है, ठीक है। क्रोध की भावना जागृत करनी होती है। देखो दो नीचे के जो ये संवेग से बता रहे हो, जो ऊपर के दो, इसमें से संज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आ रहा था, सबसे महत्वपूर्ण पूर्व ज्ञान की जाँच करने में हो रहा है, ठीक है। जब जाँच करेंगे आप तो मूल्यांकन भी स्वतः ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो हमारे ये आज के क्वेश्चन थे।